नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का एग्ज़ाम रिवाइजर के इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने कंप्यूटर जागृत नाम की एक ई बुक है जिसका हम वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 500 क्वेश्चन कर लिए, अब बचे हैं पीछे 500 प्रश्न। तो 500 प्रश्नों का और हमें सॉल्यूशन करना है। यह कंप्यूटर की ई बुक जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। अगर अभी तक आपने इस ई बुक को अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया है तो बस मोर में जाकर डिस्क्रिप्शन में देखो, जाके पूरा का पूरा प्रोसेस दे रखा है ये ई बुक आपको कैसे मिलेगी। मात्र और 30 रुपये में है ये ई बुक। अब देखो इस ई बुक की खासियत क्या है कि देखो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 डे टास्क आधारित है, मतलब कि 7 दिन के अंदर आप संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकते हो। कितने? 7 दिन में। इसमें डे वाइज मैंने चैप्टर बांट रखे हैं, डे फर्स्ट, डे सेकेंड, ऐसे हैं। तो 7 डे में आप संपूर्ण सिलेबस कवर करोगे, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन तीनों के भी क्वेश्चन डाल रखे मैंने, कम से कम 350-400 क्वेश्चन। PYQ और MCQ सारे के सारे मिलाकर 1000 प्रश्नों का क्या है, संग्रहण है इसके अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी भी भर्ती के लिए क्या है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप कहीं 5000-4000 क्वेश्चनों की बुक पढ़ते हो, वहीं 1000 पढ़ने आपको, और 100% यहीं से देखने को मिलेंगे। रिपीटेड पर्सन नहीं है, अलग अलग टेक्निक से अलग अलग लैंग्वेज को मिला करके पर्सन बना रखे हैं भाई। 30 घंटे के जो सिलेबस होता है आपके कंप्यूटर का, उस 30 घंटे में कितने क्वेश्चन बनेंगे? 5-10 हज़ार क्वेश्चन इतने नहीं बनते हैं। बस वही, या तो फिर डीप जाओ जो आपके काम का ही नहीं है। मैंने पर्सन वो लिए हैं। देखो दो दो टेक्निक होती है, एक तो 10 में से 8 क्वेश्चन आना, ठीक है, और एक आती है 10 में से 9 क्वेश्चन आना। इनके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे कम से कम 10 हज़ार क्वेश्चन, और इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे आपको मात्र 1000 प्रश्न। तो बताओ कौन सी टेक्निक अच्छी है भाई? 10 में से 8 क्वेश्चन तो यही सॉल्व करवा रहा है ना, और इसको आप कितना समय दोगे भाई? जहां आप ये 7 दिन में पढ़ सकते हो, ये आप 70 दिन में भी नहीं पढ़ पाओगे मेरे प्यारे साथी। तो इसीलिए मैंने इसको 7 डे टास्क आधारित रखा है। 7 डे के अंदर आप 1000 पर्सन वही हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये लो, आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चलो, 502 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? बेसिक, कोबोल, देखो बेसिक, कोबोल, बेसिक, कोबोल, फोर्टन, पास्कल, कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? अब देखो, वैज्ञानिक भाषा का मतलब है कि भाई वैज्ञानिकों ने यूज की है वो भाषा पूछ रहा है। तो इसमें आंसर जाएगा आपका फोर्टन। फोर्टन की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला। क्या होती है? फॉर्मूला, फॉर्मूला ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये सारे के सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसमें फोर्टन ऐसी लैंग्वेज है जिसको क्या है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा बोला गया है, ठीक है। इसकी व्याख्या ये रही, आप पढ़ते रहना। काम आपका व्याख्या पढ़ने का, मेरा काम इतना सा है कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है, या किसी का आंसर गलत तो नहीं लगा रखा है, यह चेक करने का। इसीलिए मैं वीडियो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ना कि इसलिए कि मैं इसकी व्याख्या एक्सप्लेन करता रहूँ। व्याख्या के लिए आपको बुक दे रखी है, जो चीज़ इसमें नहीं है वो मैं कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। चलो, बेसिक निम्न में से क्या है? बेसिक क्या भाई? अब ये पूछ रहा है बेसिक, बेसिक क्या है? तो बेसिक क्या होता है आप सबको पता ही होगा, बेसिक क्या है क्या नहीं है। बेसिक वही है क्या, जो स्टार्टिंग में 0 लेवल से स्टार्ट होता है वही बेसिक है। देखो बेसिक यहाँ पर क्या होगी, एक भाषा है। कैसी है? बेसिक जो है एक भाषा है। कैसी भाषा है? प्रोग्रामिंग भाषा है, जो कंप्यूटर समझता है इस बेसिक भाषा को। कौन समझता है? इस बेसिक भाषा को कंप्यूटर समझता है। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब देखो हाई लेवल लैंग्वेज कैसे? जिसका कोड अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है,
जो जिसका कोड अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है और यूज़र के द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा सीधा समझा जा सकता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं, हाई लेवल भाषा की मदर लैंग्वेज कौन सी है, तो सी लैंग्वेज है। ठीक है, सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाई थी 1972 में, ध्यान रख लेना मेरे भाई। ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो भाषा है बेसिक प्रोसीजरल लैंग्वेज होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो भाषा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास को कॉल किया जाता है, जिसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चलो अगला पर्सन, जेएसपी क्या है, जेएसपी क्या है, व्हाट इज जेएसपी। जेएसपी का प्रयोग जो होता है ना, ध्यान रखना, जेएसपी अगर आपके नॉर्मल आ जावे ना तो मैं मरजावा में यूज होती है। किसमें, जावा में, मरजावा नहीं, सिर्फ जावा में। जावा से संबंध है इसका, किससे, जावा से संबंध है, ये ध्यान रख लेना। अब जावा सर्वर पेज, जावा सिस्टम सिंपल पेजेस, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर प्रोटोकॉल। तो इसका जो होता है मतलब ये होती है जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, अगला देखो मेरे भाई, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर क्या करता है, तो देखो असेंबलर की चर्चा हमने पहले कर रखी है, 450 आसपास क्वेश्चन है उसमें हमने असेंबलर की चर्चा की है। किसकी की है, असेंबलर की। असेंबलर, अब एक आपने सुना होगा असेंबली भाषा, असेंबली भाषा, एक ध्यान रखना, असेंबली भाषा में न्यूमेरिक्स कोड का यूज होता है, न्यूमेरिक्स कोड का, ये भी ध्यान रख लेना। असेंबली भाषा से बाइनरी भाषा में, असेंबली भाषा से बाइनरी भाषा में कोड को परिवर्तन करना, क्या करना, कोड को परिवर्तन करना। ठीक है, अच्छा एक बताओ, जो यूजर कोड लिखता है ना वो कोड क्या कहलाता है, तो यूजर के द्वारा लिखा गया कोड सोर्स कोड कहलाता है। मशीन के द्वारा समझने वाले कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो क्या है इसमें, असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। कहाँ है, ये लो, उच्च स्तरीय भाषा नहीं, बेसिक नहीं, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय में नहीं भाई। असेंबली भाषा में जो कोड लिखा गया है उसको क्या है, मशीनी भाषा, यंत्र का मतलब होता है मशीनी भाषा में बदलना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता और कहलाती है। भाई कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा में 0 और 1 दो डिजिट होती हैं, इसको मशीनी भाषा भी बोली जाती है, मशीनी भाषा भी बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा। आप देख लो बाइनरी भाषा है ऑप्शन में या मशीनी भाषा, दोनों है तो दोनों लगा दो। चलो भाई अगला प्रश्न, ये लो देखो, मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है, ये केवल 0 और 1 अंक के प्रयोग से 0 और 1 होता है जिसके अंदर, उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी भाषा। ठीक है, देखो अगर आपको कोई भी परेशानी होवे, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, आप बेझिझक मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, ये मत सोचना कि सर कम एक्सप्लेन करके जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि देखो अपने ई बुक का सॉल्यूशन 1000 प्रश्न होगा, अगर धीरे धीरे करवाएंगे तो वर्षों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। तो अभी मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ रहा हूँ। बाकी आपको बता देता हूँ, आप भी इस तरह का प्रिंट निकाल के अपने पास रखा करो, जैसे ये मैंने रखा है इस तरह का प्रिंट निकाल के आप अपने पास में रखा करो, क्योंकि ये आपके काम आएगी। देखो फोन में पड़ी रहेगी पीडीएफ, कम काम आएगी, उससे बेटर है आप प्रिंट निकाल के रख लो, आपके 100% आप उसको 4 बार ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना।
कंप्यूटर की मशीनी भाषा पर आधारित है। मशीनी भाषा बूलियन बीजगणित, बूलियन अलजेब्रा पर, ठीक है, कौन सी? बूलियन बीजगणित पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना करना, भांपना, विद्युत या लॉजिकल सिद्धांत पर। किस पर? डिजिटल, जो आप अपन नहीं बोलते भाई ये डिजिटल चीज है, डिजिटल, डिजिटल में क्या होता है? 0 और 1 नहीं तो होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर, तो लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। हाँ, यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में EDUS है तो यह है। EDUS है तो ये क्या है भाई? डोमेन नेम आपको पता है क्या है? देखो, मान लो किसी भी कंपनी का नाम है, किसी भी साइट का नाम है, ठीक है ठीक है, कोई भी कुछ भी है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं नाम लिखता हूँ एक, https:// स्लैश, फिर नाम लिखता हूँ मैं राज एग्ज़ाम .edu.in। देखो, अब इसमें ये पूछा पीछे का, तो यह जो होता है टॉप लेवल डोमेन होता है। इसको क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन, डोमेन। दूसरी चीज देखो, एक बात समझना, EDU का तो मतलब हो गया एजुकेशन। क्या हो गया? एजुकेशन। इस IN का मतलब हो गया इंडिया। तो यहां पर क्या है? US है। तो देखो, US अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्थान। US एक डोमेन नेम है, जबकि देखो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट को चिन्हित करता है, और EDU एजुकेशन इस प्रकार के edu.us अमेरिका एक शैक्षणिक संस्थान का डोमेन नेम होता है, ठीक है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अनुसूचित करता है। क्या करता है? कंपनी, कमांड, कम्युनिकेशन, कॉमर्शियल। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल। कहाँ है? कॉमर्शियल भाई, ठीक है। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल। मैं चाह रहा हूं जल्दी से कोई ना कोई एक एग्जाम हो। जब से मैंने ये बुक लॉन्च की तब से कोई एक एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें कंप्यूटर आता हो, क्योंकि ऐसा एग्जाम होते ही फिर मेरे को मजा आएगा। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, फिर अपने बुक का प्रचार होगा। वाह 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 वाह। और मैं वही तो चाहता हूँ कि जल्दी से एक एग्जाम हो, फिर मैं स्क्रीनशॉट लेके डालूं, ये देखो इतने नंबर क्वेश्चन है, पेज संख्या इतने पे क्वेश्चन आ रखा है। वही तो बात है। निम्नलिखित में कौन सा एक वैलिड वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? देखो, डोमेन नेम का बताना है। क्या बताना है? डोमेन नेम। डोमेन नेम कौन सा है? वैलिड डोमेन नेम बताना है आपको। डोमेन नेम बता दिया ना मैंने, .com, जैसे डॉट के बाद जो होता है पीछे का 3 वर्ड, ठीक है, .com, .gov.net, ये सभी। अब देखो, डोमेन नेम में अंतिम डॉट के बाद वाले भाग को टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। ये मैंने अभी भी बता दिया आपको, टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। डॉट CNN.com टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। ये देखो www, ये यहाँ पर है ना COM होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखो अन्य टॉप लेवल डोमेन जैसे EDU, गवर्नमेंट, org.net, इन्फो आदि भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये सारे के सारे होंगे, ठीक है। अब इनमें भी एक दो जो छूट गए हैं, देखो, एक तो ORG, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिर .net हो गया, इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारे के सारे आपको कई बार पूछा जा सकता है कि भाई .org का मतलब क्या है? क्या है? .org का मतलब क्या है? तो ORG का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें आपको काम रखनी है। ये छोटी छोटी बातें आपके बहुत आगे काम आएगी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन पर आपको चर्चा करनी है। प्रॉक्सी सर्वर TCP, TCP, TCP क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
ठीक है। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वर को अग्रेसित अग्रेसित करता है, मतलब कि भेजता है। भाई अब देखो, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? मान लो आपका एक सर्वर लगा रखा है, ठीक है। अब आपका एक सर्वर है, बीच में एक क्लाइंट जो है उस सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट ना करके एक बीच में एक दूसरा सब सर्वर लगा दिया जाता है। वो उस सर्वर से कनेक्शन करता है, वो सर्वर आगे सर्वर से कनेक्शन देता है। अब उसने जो इंफॉर्मेशन दी है वो वापस बीच में जो सर्वर है उसके पास में इंफॉर्मेशन आएगी, वो बीच वाला सर्वर वापस यूजर को इंफॉर्मेशन देगा। अब जब सेकेंड टाइम में जब उसी यूजर ने वो सेम इंफॉर्मेशन की वापस रिक्वेस्ट की, तो वो बीच वाला जो सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर उसको बोलते हैं, वो सर्वर वापस मेन सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास में वो डेटा पहले से उपलब्ध है, तो वहीं से वो उसको डेटा दे देगा। तो ये होता है प्रॉक्सी सर्वर का कार्य। जो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? एक मेन सर्वर और यूजर के बीच में कार्य करता है। क्या करता है? मेन सर्वर और यूजर के बीच में कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी सर्वर बोला जाता है भाई। ठीक है। अब देखो, प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। भाई एड्रेस उपलब्ध करवाना क्या? एड्रेस, आईपी एड्रेस जो उपलब्ध करवाता है वो करवाता है डीएनएस। मैंने आपको बता दिया है, डोमेन नेम सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया। तो प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को, ठीक है, अन्य सर्वर को अग्रेसित करता। अभी अभी तो मैंने बताया था प्रॉक्सी सर्वर बीच में होता है, तो ऑप्शन 2 सही है। केवल 2 किस में भाई? ये रहा ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है। अब देखो, संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में एलटीई, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वीओएलटीई, वीओ का मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? ठीक है भाई। हमें देखो, आप नेट सब चलाते हो, नेट सब यूज करते हो, थोड़े से इंटरनेट के पर्सन है, बहुत मस्त वाले पर्सन है, आपको एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे। एक होता है एलटी, एक होता है वोल्टी। ये दोनों 4G में ही आते हैं, ठीक है, लेकिन 4G में एलटी और एक वोल्टी होता है। अब देखो, एलटी 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा वोल्टी को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। गलत। एलटी डेटा ओनली तकनीक है, वोल्टी वॉइस ओनिकल तकनीक है। भाई इसमें क्या है? देखो, जहां तक मुझे लग रहा है इस पर्सन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। 1 मिनट देखो, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। टाइपिंग कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। देखो मिस्टेक क्या है, क्योंकि इसमें दोनों कथन गलत दे रखे हैं इन्होंने। अब देखो कैसे, एलटी को साधारणतः 3G के रूप में थे, नहीं मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो, एलटी जो डेटा ओनली तकनीक है और वोल्टी वॉइस ओनली तकनीक है, देखो दोनों चीज गलत है यहाँ पे। अब देखो, एलटी में क्या होता है कि आप जब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये जब आपका डेटा ऑन रहेगा तब आप वॉइस कॉल करते हो, तब डेटा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जबकि वोल्टी में क्या होता है, जब आप वॉइस कॉल करोगे तब भी आपका डेटा ऑन रहेगा। मतलब कि क्या है भाई, जब ये वोल्टी आए ना तब से ज्यादा ब्रेकअप होने लग गए।
क्या होने लगे, ज़्यादा ब्रेकअप होने लगे। कैसे? हाँ कैसे? एक से फ़ोन पे बात, दूसरे से चैटिंग पे बात। अब वो फ़ोन वाले से बात ना सुने तो बोलते तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम मेरे बातों का सही जवाब नहीं दो। और जब वैसे टाइम के जवाब वापस रेस्पॉन्स नहीं दे, तुमने 1 मिनट में वापस जवाब दिया, कहाँ बिजी हो इतने। तो समझ गए मेरी बात को, ठीक है ना? ये पूरी व्याख्या दे रखी है, देख लेना। निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? अपन नहीं बोलते शेयर बाय नियर करो, अपन बोलते ऐसा नहीं बोलते भाई शेयर बाय नियर करो, मेरे जो पास में वह उसके हैं। अपन बोलते हैं कैसा नहीं बोलते, ये बताओ मेरे को। तो बोलते हैं ना। तो देखो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी के बारे में, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में देखना है हमें। अब क्या है, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक है। संचार प्रौद्योगिकी मतलब क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ये बात सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव का यूज करती है ये, ठीक है। अब आगे देखो, एनएफसी उन युक्तियों डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। अब देखो, जरूरी नहीं है 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, जरूरी नहीं है 1 मीटर। भाई 1 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया। नियर फील्ड कम्युनिकेशन तो थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पे अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। संवेदनशील सूचनाएं भेजते समय एनएफसी कोडीकरण इंक्रिप्शन का उपयोग करता है। भाई इंक्रिप्शन का तो उपयोग करता ही करता है, 100% करता है। यह भी बात से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का यूज किया ही जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी, सुरक्षा बरकरार रखने के लिए। भाई इसका यूज नहीं करेगा तो सुरक्षा हो गई नहीं, तब तो फिर एनएफसी के द्वारा कोई भी क्या करेगा, नहीं करेगा, कम्युनिकेशन ही नहीं करेगा। और कम्युनिकेशन ही नहीं करेगा तो फिर कोई भी टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे ही क्यों? तो ये तो 100% से ये सही है। अब पहले ऑप्शन देखो भाई, तीनों हैं क्या किसी ऑप्शन में, तब तो हम इसको भी ठोके। नहीं तो फिर ये दोनों देखो, 1 और 2, ठीक है, केवल 3, 1 और 3, 1 2 3। अब देखो यहां आ गया है 1 2 और 3। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो सकते हैं। 1 मीटर की दूरी पर मतलब कि 1 मीटर की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर ऐसे होता ना कि 1 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो सकते हैं, क्या भीतर, तब तो हम मान लेते, क्योंकि लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तब तो हम इसको 2 नंबर को 100% सही कर देते। लेकिन अब ये अपने को यहाँ है कि केवल 1 और 3 भी दे रखा है, और 1 और 2 तीनों दे रखा है। अब यहाँ ये ऑप्शन ऐसे गलत हो सकता है कि दूरी पर भी स्थित हो सकते, मतलब कि क्या है, अगर 1 मीटर पर ले जाएंगे तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और अगर ऐसे होता कि 1 मीटर के भीतर, तो हम ये भी मान लेते 4 से 5 सेंटीमीटर, 1 2 सेंटीमीटर, मतलब पास पास मान लेते। तो यहां पर हम एक बार इसको गलत करके ऑप्शन केवल सी सही करते हैं। अब इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ते हैं, फिर हमें सही पता चलेगा। एनएफसी एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र का प्रयोग करती है, अतः कथन एक सही है, ठीक है। एनएफसी प्रौद्योगिकी अधिकतम 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित उपकरण के मध्य ही संचार मुहैया कराने में सक्षम है। यह देखो मैंने ही बताया भाई 4 से 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए दूरी, ठीक है। अतः कथन 2 असत्य, लिए लो भाई। कथन 2 असत्य क्यों है? क्योंकि यहां पर 1 मीटर दूरी पर हो सके, इसलिए असत्य। फिर संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकती है, अतः कथन 3 सत्य है। भाई इंक्रिप्शन का तो उपयोग करेगी सुरक्षा के लिए, तो यहां पर क्या है, 1 और 3 ही सही है, ठीक है। आगे देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कौन है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अगर आपसे पूछे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है AI। AI की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ठीक है। इस ये जो है 1956 के दशक में आई थी। इसमें सबसे पहले जो भाषा यूज की गई थी लिस्प यूज की गई थी, ठीक है। फिर इसको बाद में एडॉप्ट कर लिया था एक व्यक्ति था जॉन मैकार्थी, और जॉन मैकार्थी को ही क्या बोला गया था, एआई का फादर, ठीक है। क्या बोला गया था, एआई का फादर। तो यहां क्या ऑप्शन में है क्या, जॉन मैकार्थी भाई, डॉर्टमाउथ, ब्लेज पास्कल, डॉर्टमाउथ, एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, जॉन मैकार्थी के साथ में सहयोग करने वाले जो व्यक्ति थे ना, जॉन मैकार्थी के साथ में, जॉन मैकार्थी के साथ में सहयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो एलन ट्यूरिंग थे। लेकिन इसमें अगर फादर का नाम आएगा तो आपको जॉन मैकार्थी करना है। इन दोनों ये मिले हुए थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये एक मिनट, आज यार कैमरे का फोकस मेरे को लग रहा है आपके लिए सही सेट नहीं बैठ रहा है। ये लो, अब सही होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है। भाई स्रोत नहीं है, एआई का स्रोत। डेटा होता है, एल्गोरिथम होता है, समता और लॉग। ये एक तो हो गया लॉन्ग और एक हो गया कैपेसिटी। क्या हो गया, कैपेसिटी। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, देखो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो किसके ऊपर बेस होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछे तो एआई जो कार्य करती है वो करती है एल्गोरिथम के ऊपर। किसके ऊपर करती है, एल्गोरिथम, ठीक है। फिर डेटा, और एक उसमें आता है लर्निंग। जो एआई जो वर्क करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये तीन ही मुख्य होते हैं। तो लर्निंग, उसके बाद एल्गोरिथम और डेटा। तो यहां पर जो है लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि भाई एआई जो होती है लॉन्ग कम्युनिकेशन भी हमें को प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है। समता, कैपेसिटी, इसका जो एआई के साथ में कोई भी तुक नहीं बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में किस कार्य को प्रभावित रूप से कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावित रूप से मतलब सबसे अच्छा कर सकती है भाई, ये बताना है अपने को, ठीक है। 517 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, ठीक है। सार्थक लघु कहानियों और गीत की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, वायरलेस ट्रांसमिशन। भाई साहब इसमें तो खतरनाक एक उलझा दिया अपने को, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और क्या दे दिया साथ में, साथ में बहुत कुछ दे दिया है। क्या दे दिया देखो, अब देखो इसमें क्या दिया है, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। भाई विद्युत कार्य प्रभावी ढंग से कर सकती है, विद्युत की खपत को कम करना है, ठीक है। सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना, भाई ये ऐसा तो नहीं है, पहले तो इसको काटो, गीतों की रचना। रोगों का निदान, ठीक है भाई। फिर है टेक्स्ट से स्पीच, ये भी सही है 100%, ठीक है। अब देखो जिसमें 4 है वो सारे सही है, 4 तो सब में ही है भाई, यहाँ तो भाई फंसा ही दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। विद्युत ऊर्जा का मतलब कि लाइट को बिना तारों के भेज सकते हैं क्या भाई, ये भी गलत है। विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन, किसका, विद्युत ऊर्जा का। 5 नंबर है उसको काटो सबसे पहले, 5 और 2 वाले तो ये गया, ये गया, ये गया, पीछे कौन सा बच्चा, ऑप्शन केवल बी सही है भाई, ये लो। इस तरह से अपना ऑप्शन कौन सा, एक ही ऑप्शन बना। अपने यहां पर आकर के कहा 1 3 4,
रोगों के निदान में आकर के अपन कंफ्यूजन हो रहे थे। लेकिन देखो अब एक बात क्या है कि भाई जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो भी तो एआई का यूज करते हैं कि नहीं करते, ये बताओ मेरे को। तो इस वजह से क्या है, रोगों का निदान, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत को कम करना। भाई विद्युत की खपत कम होगी जब आजकल एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो लाइट की खपत कम हो गई। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई। जब जहाँ टेक्नोलॉजी होगी वहाँ पे लाइट, पहले लाइट बहुत खाते थे पुराने टाइम में, जैसे फ्रिज आते थे पुराने टाइम के, जो लाइट बहुत यूज़ करते थे। अब नए जो फ्रिज आ रहे हैं वो बिल्कुल कम लाइट खा रहे हैं, 5 स्टार 4 स्टार। तो उसमें क्या, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि भाई विद्युत की खपत कम हो रही है, वही बात है। ठीक है, अब आ रहे हैं पर्सन बहुत हेवी वाले, तो नहीं तो किसी को समझ में आ रहा है नहीं बात। पहले पर्सन आ रहे थे जी जी, अब आ रहे हैं बढ़िया। एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन एआई सेवा, माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का क्या नाम है? भाई आभासी एजेंट का नाम बताना है कि क्या नाम है। एयर इंडिया ने जनरेटिव एआई, अब एक एआई का नाम पूछ रहा है आपसे, किसका नाम पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट की एजूर कंपनी, एजूर कंपनी किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन एआई सेवा, एजूर ओपन एआई सेवाएं किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। ये तो नाम आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट, मतलब क्या, वर्चुअल एजेंट होता है एक। अब सिरी किसका है? तो एप्पल का है। और यहां महाराजा किसका होगा? माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, यह ध्यान रख लेना। ठीक है भाई। चलो भाई अगला पर्सन। अब ये जो कुछ पर्सन है बहुत हेवी वाले पर्सन है, इसमें आपको बस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट याद रखने एआई से संबंधित। चैट जीपीटी का विकास किसने किया था? चैट जीपीटी का विकास किया था ओपन एआई ने। किसने किया था? ओपन एआई ने। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म पूछी जाती, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या है? चैट की जो फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपको चैट जीपीटी की, तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये ओपन एआई द्वारा विकसित एक चैटबॉट है। वस्तुतः ये एक एआई चैटबॉट है जो मनुष्य के संदर्श वार्तालाप को सर्जित करने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेसिंग करता है। एआई में देखो, आपसे पूछे एआई क्या करता है, तो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेसिंग करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। पहले बता दिया, अब नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उससे क्या बोलते हैं? यूएसबी या पोर्ट। एसेसरीज जुड़ती है, ऑप्शन में क्या है देखो, जिप नहीं है, बस नहीं है, रिंग नहीं है, पोर्ट रहा ऑप्शन में। पोर्ट मतलब जहां एसेसरी का मतलब क्या होता है, जहां एसेसरी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल हार्डवेयर बोल दो आप, तो एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर जहां जुड़ते हैं वहां क्या होती है? पोर्ट। पोर्ट के माध्यम से, पोर्ट कोई भी हो सकती है, यूएसबी हो सकती है, PS2 पोर्ट हो सकती है, HDMI हो सकती है, ठीक है ना, SCSI की हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, VGA पोर्ट हो सकती है। ठीक है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर के त्रुटियों से, तंत्र के अनादरिक उपागम से। ठीक है, अब ये ऐसे प्रश्न तो आप ही कर लोगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दावली, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वो है लॉगिन पासवर्ड फिंगर आरसी। देखो, ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए फिंगर प्रोटोकॉल होता है भाई। किसका? फिंगर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? पब्लिक की बात कर रहा है यहाँ पे। बात किसकी कर रहा है? पब्लिक की। पब्लिक की का यूज क्यों किया जा रहा है ये पूछ रहा है। इतना सा छोटी सी बात है बस, और ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा पब्लिक की का?
डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आधारभूत संरचना, दूरसंचार। भाई पब्लिक की का नाम आ गया है, और पब्लिक की में हम क्या पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, भाई पब्लिक की, प्राइवेट की, ये पढ़ते नहीं क्रिप्टोग्राफी के अंदर हैं। क्रिप्टोग्राफी का टॉपिक आपके नहीं है सिलेबस में, बहुत डीप है, उसमें होता है पब्लिक की और प्राइवेट की का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत, मतलब कि पब्लिक की का यूज किसके लिए किया जाता है, डिजिटल सुरक्षा के लिए। आपसे पूछे कि जो डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं ना वैलिड, वो किसके द्वारा होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर जो वैलिड किए जाते हैं ना, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, पब्लिक की के द्वारा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे तो। और वापिस जो उसको डिक्रिप्ट किया जाता है वो किया जाता है प्राइवेट की के द्वारा, ठीक है। 525 नंबर क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर।